हेलो डियर फ्रेंड्स, पीडीआई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और अपन पीडीआई में क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, हाई रिस्क न्यूबॉर्न अपनी यूनिट चल रही है, उसी के अंदर डिजीज चल रही है। कौन सी? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। पिछली क्लास में अपन ने कहां तक देख लिया था? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तक अपन ने देख लिया था। एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपना छूट गया था, वो कौन सा है? हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज। हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज एक सीवियर कंडीशन है। ठीक है, सीवियर स्टेज ऑफ आरडीएस। ये एक आरडीएस की सीवियर स्टेज है। क्या होती है हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज? नॉर्मली आप जानते हैं कि आरडीएस के साइन एंड सिम्टम कब अपीयर होते हैं? 5 से 6 घंटे पर अपीयर हो जाते हैं। और जैसे ही 5 से 6 घंटे पर अपीयर होते हैं तो उस टाइम पर लंग्स लगभग 10 से 20% क्या हो जाते हैं? कोलैप्स हो चुके होते हैं। लेकिन यदि ये ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए, 10 से 15 घंटे की हो जाए, तो वहां पर क्या होता है? लंग्स और ज्यादा कोलैप्स हो जाएंगे। लगभग 50 से 60% लंग्स क्या हो जाते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं। और उस टाइम पर लंग्स एक मोटी मेम्ब्रेन के रूप में दिखाई देता है। लंग्स कैसे दिखाई देते हैं? मोटी मेम्ब्रेन के रूप में दिखाई देते हैं, और उसी को बोलते हैं हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज। क्या होता है हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज? जैसे ही कोई पेशेंट या कोई बच्चा न्यूबॉर्न आरडीएस से सफर कर रहा है और उसको टाइम हो गया 10 से 15 घंटा, तो उस टाइम पर लंग्स मैक्सिमम कोलैप्स हो चुके होते हैं। लगभग 50 से 60% कोलैप्स हो जाएंगे। और उसी समय जो लंग्स कैसे दिखेंगे? एक मोटी मेम्ब्रेन के रूप में दिखेंगे। तो ये कहानी क्या होती है? हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, जो एक सीवियर स्टेज है किसकी? आरडीएस की। तो ये छूटा हुआ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी डायग्नोसिस। आरडीएस के रेस्पेक्ट में क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे अपन? डायग्नोसिस को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है एंटीनेटल डायग्नोसिस, एक है पोस्टनेटल डायग्नोसिस। एंटीनेटल डायग्नोसिस एंड पोस्टनेटल डायग्नोसिस। एंटीनेटल डायग्नोसिस, एंटीनेटल डायग्नोसिस। एंटीनेटल वर्ड का मतलब क्या हुआ? एंटीनेटल वर्ड का मतलब होता है जब फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है या पता चलता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, वहां से डिलीवरी से पहले तक का टाइम, मतलब जो प्रेगनेंसी का टाइम हो गया 9 महीने का, वो किसके अंदर आता है? एंटीनेटल पीरियड के अंदर आता है। तो यहाँ पर क्या एग्जामिनेशन करेंगे अपन? यहाँ पर जो टेस्ट करेंगे या डायग्नोसिस करेंगे वो होगा सेक टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे? सेक टेस्ट करेंगे अपन। सेक टेस्ट में क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड कहां से आया? एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोसेंटोसिस प्रोसेस के थ्रू अपन ने यूटेराइन कैविटी से निकाला। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे और एनएस लेंगे। ठीक है, कितना मात्रा में लेंगे, कैसे क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे। अपन अभी ओवरव्यू देख रहे हैं इसका। एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे, एनएस लेंगे और एथेनॉल लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे ये। ठीक है, और फिर अपन इसको क्या करेंगे? सेक करेंगे। सेक करने के बाद में अपन इसको 15 मिनट तक रख देंगे ऐसे ही। ठीक है, 15 मिनट सीधी कंडीशन में, है ना, वर्टिकल कंडीशन में 15, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में 15 मिनट के लिए रख देंगे। और 15 मिनट के रखने के बाद में अपन उसमें चेक करेंगे कि बबल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यदि बबल बनते हैं तो मैच्योर लंग्स है, बबल नहीं बनते हैं तो इमेच्योर लंग्स है। मतलब इमेच्योर का मतलब क्या हुआ? सर्फेक्टेंट एब्सेंस है, और उधर क्या हुआ? मैच्योर लंग्स है, मतलब सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है। कैसे बनाइए? एमनियोसेंटोसिस प्रोसेस के थ्रू अपन ने एमनियोटिक फ्लूइड निकाला, और एमनियोटिक फ्लूइड इस टेस्ट के अंदर कितनी मात्रा चाहिए एमनियोटिक फ्लूइड की? 0.5 ml अपन ने एमनियोटिक फ्लूइड लिया। ठीक है, प्लस में अपन 0.5 ml क्या लेंगे? नॉर्मल सलाइन लेंगे। ठीक है, और ये सभी जो सबस्टांस है, ये जो भी पदार्थ है, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, नॉर्मल सलाइन हो गया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे। इसके साथ में अपन क्या लेंगे? 95% क्या लेंगे? एथेनॉल लेंगे। और इसकी मात्रा कितनी होगी? 1 ml। ठीक है, ये सारा सबस्टांस अपन ने किसके अंदर लिया? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया। टोटल वॉल्यूम कितनी हुई इसकी? 0.5 ml, 0.5 ml एंड 1 ml। टोटल कितना हुआ? 2 ml। टेस्ट ट्यूब के अंदर टोटल वॉल्यूम कितनी हुई? 2 ml।
अब अपन इसको क्या करते हैं, सेक करते हैं। ठीक है, सेक कितने टाइम के लिए करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए सेक करेंगे, हिलाएंगे इसको 1 से 2 मिनट के लिए। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, अपन इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर 15 मिनट तक क्या कर देंगे, रख देंगे। 15 मिनट तक हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर टेस्ट ट्यूब को रख देंगे, और उसके बाद में अपन इसका क्या देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे। क्या किया अपन ने, एंटीनेटल डायग्नोसिस की है। एंटीनेटल डायग्नोसिस के अंदर कौन सा टेस्ट आता है, सेक टेस्ट आता है। और सेक टेस्ट में क्या करेंगे अपन, एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे और एनएस लेंगे और साथ में एथेनॉल लेंगे। किस कंसंट्रेशन वाली लेंगे, 95% कंसंट्रेशन वाली लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 2 ml। इसको सेक करेंगे, कितने टाइम तक सेक करेंगे, 1 से 2 मिनट तक सेक करेंगे। ठीक है, सेक करने के बाद में अपन इसको हॉरिजॉन्टल कंडीशन में 15 मिनट तक रख देंगे। ठीक है, 15 मिनट तक रखेंगे, फिर अपन इसका क्या करेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे। और रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा या तो इसके अंदर बबल प्रेजेंट होंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, या एब्सेंस होंगे। ठीक है, रिजल्ट क्या आया, 2 कंडीशन हुई, कौन कौन सी, या तो इसके अंदर बबल प्रेजेंट है या इसके अंदर बबल एब्सेंट है। या तो बबल प्रेजेंट है या फिर बबल एब्सेंट है। ठीक है, यदि बबल प्रेजेंट है तो वो किसको इंडिकेट करेगा, मैच्योर लंग्स को। ठीक है, मैं बोल सकता हूं यहां पर सर्फेक्टेंट क्या है, प्रेजेंट है। यदि बबल एब्सेंट है, मतलब झाग नहीं बन रहे, गुब्बारे नहीं बन रहे यहां पे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे अपन कि लंग्स क्या है, इमेच्योर है। इमेच्योर लंग्स है तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर सर्फेक्टेंट क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, रिजल्ट में क्या देखा अपन ने, यदि टेस्ट ट्यूब के अंदर झाग आते हैं, बबल बनते हैं, तो वो मैच्योर लंग्स को इंडिकेट करेगा, मतलब सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है। और झाग नहीं बनते हैं तो मतलब इमेच्योर लंग्स को इंडिकेट करेगा, मतलब सर्फेक्टेंट एब्सेंट है। तो ये है एंटीनेटल डायग्नोसिस। फिर अपन देखते हैं पोस्ट नेटल डायग्नोसिस। पोस्ट नेटल डायग्नोसिस, और पोस्ट नेटल डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले क्या आता है, फिजिकल एग्जामिनेशन आता है। और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर बेसिकली क्या करते हैं अपन, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आते हैं उसको अपन चेक करते हैं। नेक्स्ट है, सेकंड पोर्शन है इसका डायग्नोसिस का ही, पोस्ट नेटल डायग्नोसिस। पोस्ट नेटल डायग्नोसिस का मतलब क्या हुआ, डिलीवरी के बाद में। ठीक है, मतलब न्यूबॉर्न का डायग्नोसिस हो गया ये। फर्स्ट वन क्या किया अपन ने, फिजिकल एग्जामिनेशन की। और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करना होता है, जो साइन एंड सिम्टम 5 से 6 घंटे पर अपीयर हो रहे हैं उनको अपने को क्या करना है, चेक करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, जो साइन एंड सिम्टम अपीयर हो रहे हैं उसको अपन चेक करेंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा करेंगे अपन एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर जब अपन ये एनालिसिस करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, और पीएच कितनी होगी ब्लड की। ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, बढ़ेगा या कम होगा, तो ये डिक्रीज होगा क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, ये बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की तो वैसे ही डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, इसका मतलब क्या है, CO2 ज्यादा है, तो ये कैसे मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। पीएच कैसी होगी ब्लड की, एसिडिक। एसिडिक कैसे हुई, आप जानते हैं CO2 की नेचर कैसी होती है, एसिडिक नेचर होती है। जब CO2 की मात्रा ब्लड के अंदर ज्यादा होगी तो पीएच कैसी होगी, कम होगी, मैं बोल सकता हूं एसिडिक होगी। फिर से सुने, CO2 की नेचर होती है एसिडिक, और जैसे ही CO2 की मात्रा ब्लड के अंदर ज्यादा होगी तो मतलब जो ब्लड का पीएच होगा वो कम होगा। और आप जानते हैं ब्लड का पीएच कम होता है तो वो मीडियम कैसा होता है,
एसिडिक, और ज्यादा होगा तो बेसिक। तो यहां पर कौन सा पीएच होगा ब्लड का? एसिडिक। तो ये है डायग्नोसिस। एक डायग्नोसिस और है एक्सरे, ठीक है। और जो एक्सरे है वो एक्सरे एक कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है आरडीएस का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक्सरे का मतलब आरडीएस का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होता है? एक्सरे। और एक्सरे के अंदर क्या दिखता है? एक्सरे के अंदर दिखता है ग्राउंड ग्लास मोटल्ड अपीरियंस, ठीक है। क्या दिखता है? ग्राउंड ग्लास मोटल्ड अपीरियंस दिखता है। और ये किसको इंडिकेट करता है? हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज को इंडिकेट करता है। क्या देखा अपन ने? आरडीएस का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होता है? एक्सरे होता है। और एक्सरे के अंदर कैसा अपीयरेंस देखने को मिलता है? ग्राउंड ग्लास मोटल्ड अपीयरेंस, मतलब जो लंग्स है वो लंग्स एक मोटी कांच की परत के रूप में दिखाई देते हैं। फेफड़े एक मोटी कांच की परत के रूप में, लेयर के रूप में दिखाई देते हैं। मतलब ग्राउंड ग्लास मोटल्ड अपीयरेंस देखने को मिलता है। और ये बेसिकली किसको इंडिकेट करता है? हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज को, जो आरडीएस की एक सीवियर स्टेज है, ठीक है। तो ये थे अपने डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में अपन ने क्या क्या किया? एक तो किया एंटीनेटल डायग्नोसिस, और एंटीनेटल डायग्नोसिस में अपन ने सिक टेस्ट किया। देन किया पोस्टनेटल डायग्नोसिस, और पोस्टनेटल डायग्नोसिस के अंदर अपन ने फिजिकल एग्जामिनेशन किया और एबीजी एनालिसिस किया। नेक्स्ट एक्सरे किया, और एक्सरे के अंदर कैसा अपीयरेंस देखने को मिलता है अपने को? ग्राउंड ग्लास मोटल्ड अपीयरेंस अपने को देखने को मिलता है, ठीक है, जो हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज को इंडिकेट करता है। अब अपन आरडीएस का मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट दो प्रकार से करेंगे। एक तो होता है इनिशियल मैनेजमेंट, एक तो कैसा होगा? इनिशियल मैनेजमेंट। और एक होता है डेफिनेटिव मैनेजमेंट। क्या? डेफिनेटिव मैनेजमेंट। एक तो होता है इनिशियल मैनेजमेंट और एक होता है डेफिनेटिव। मतलब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हो गया इसका, ये बीमारी सबसाइड हो जाएगी। इनिशियल मैनेजमेंट क्या करेंगे अपन इसका? इनिशियल मैनेजमेंट अपन करेंगे इनिशियल मैनेजमेंट अपन क्या करेंगे? इनिशियल मैनेजमेंट मतलब शुरुआती वो मैनेजमेंट करेंगे जिसके अंदर क्या हो रहा है, ये बीमारी सबसाइड हो सके, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे? अपन को स्टार्ट करना है सी पैप मोड ऑफ वेंटिलेशन। क्या स्टार्ट करना है अपने को? सी पैप मोड ऑफ वेंटिलेशन स्टार्ट करना है। किसके अंदर करेंगे अपन? सी पैप मोड ऑफ वेंटिलेशन अपन स्टार्ट करेंगे किसके अंदर? आरडीएस के मैनेजमेंट के अंदर, और वो भी इनिशियल मैनेजमेंट के अंदर। मतलब सीपैप का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सीपैप का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है। कैसे हुआ ये कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर? मतलब एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, कोई बैलून है, ठीक है, उसमें अपन फिक्स मात्रा में एयर दे रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो एक फिक्स साइज के अंदर वो क्या रहेगा? ओपन रहेगा। जैसे ही अपन उसको सबसाइड करेंगे, मतलब एयर जो अपन दे रहे हैं उसको हटाएंगे, तो वापस वो कोलैप्स हो जाएंगे। तो कंटिन्यू अपन क्या दे रहे हैं? कंटिन्यू सीपैप मोड दे रहे हैं। सीपैप मोड से वेंटिलेशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं हो सके, ठीक है, एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं हो सके। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? इनिशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेटिव मैनेजमेंट। और डेफिनेटिव मैनेजमेंट के अंदर क्या दिया जाता है? डेफिनेटिव मैनेजमेंट के अंदर दिया जाता है सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या दिया जाता है? सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है।
और सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी कौन से रूट से दिया जाता है? इंट्रा ट्रेकियल रूट के थ्रू अपन देंगे। किसके किसके कौन से रूट के थ्रू देंगे? इंट्रा ट्रेकियल रूट के थ्रू देंगे। डायरेक्ट अपन ट्रेकिया में तो नहीं डाल सकते, तो किसके हेल्प से देंगे? बाय द हेल्प ऑफ ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब की हेल्प में देंगे या उसकी हेल्प से देंगे। क्या देखा अपन ने? सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे अपन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के अंदर। यदि बच्चे के अंदर सर्फेक्टेंट एब्सेंट है तो अपन रेडीमेड जो सर्फेक्टेंट है वो देंगे उसको। और कौन से रूट से देंगे? इंट्राट्रेकियल रूट से देंगे। इंट्राट्रेकियल रूट से ऐसा तो नहीं है कि अपन ओरल कैविटी के थ्रू देंगे और डायरेक्ट चला जाएगा, नहीं, वो तो सब जाएगा। कहां पर जाएगा? ईसोफेगस के अंदर जाएगा, ट्रेकिया के अंदर नहीं जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? यहां पर ईटी ट्यूब लगाएंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाएंगे और इसके थ्रू अपन क्या करेंगे? सर्फेक्टेंट देंगे। ठीक है, सर्फेक्टेंट कैसे दिया अपन ने? इंट्राट्रेकियल रूट से। इंट्राट्रेकियल रूट मतलब यहां पर अपन ने ईटी ट्यूब लगाई और वहां से सर्फेक्टेंट दिया। सर्फेक्टेंट अब क्या करेंगे? यहां पे जो कोलैप्स हो रहे थे लंग्स वो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो आपने पिछली क्लास में देखा है कि जो सरफेस टेंशन हो गया वो रिड्यूस होगा। जैसे सरफेस टेंशन रिड्यूस होगा तो लंग्स कोलैप्स नहीं होंगे, वो ओपन बने रहेंगे। ठीक है, तो ये था मैनेजमेंट किसका? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का। क्या क्या था? एक तो था इनिशियल मैनेजमेंट और एक था डेफिनेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, इनिशियल मैनेजमेंट में क्या देना है अपने को? सीपैप मोड से अपने को वेंटिलेशन देना है। और क्यों देंगे अपन? ताकि एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं हो सके। कोलैप्स नहीं हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेटिव मैनेजमेंट के अंदर सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। और क्यों देंगे? ताकि जो लंग्स कोलैप्स हो रहे थे वो नहीं हो सके। दोनों का एम तो क्या है? डिजीज क्या हो रही है कि लंग्स कोलैप्स हो रही है, उसको अपने को सबसाइड करना है। तो ये है मैनेजमेंट। अब है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ द आरडीएस। तो वो क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के प्रिवेंशन के लिए अपन क्या करेंगे? इसके प्रिवेंशन के लिए अपन ड्रग देंगे या स्टीरॉयड देंगे, डेक्सामेथासोन। मतलब क्या हुआ? प्रिवेंशन ऑफ आरडीएस, इसका प्रिवेंशन करेंगे तो इसके लिए क्या होगा? सपोज एक फीमेल के अंदर प्री टर्म लेबर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एक फीमेल के अंदर प्री टर्म लेबर स्टार्ट होते हैं। प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो रहे हैं मतलब 37 वीक से पहले स्टार्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? एक फीमेल के अंदर प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो रहा है मतलब 37 वीक से पहले स्टार्ट हो रहा है। तो 37 वीक से पहले स्टार्ट हो रहा है तो ये पता नहीं कौन से वीक पे होगा, कौन से वीक पे हो रहा है। ओनली प्रीटर्म दिया है तो प्रीटर्म का मतलब तो यही हुआ, ओनली 37 वीक से पहले, चाहे 30 वीक भी हो, 35 वीक भी हो या फिर 36 वीक भी हो। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? सर्फेक्टेंट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते। सभी में तो ऐसा नहीं होगा। मतलब यदि 35 वीक से पहले बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो वो किसके अंदर आ रहा है? वो भी किसके अंदर आ रहा है? प्रीटर्म के अंदर आ रहा है। और उन बच्चों के अंदर सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा, कंप्लीटली सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा क्योंकि वो 35 वीक बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? यहां पर इंजेक्शन दिया जाता है, कौन सा? डेक्सामेथासोन। और जो डेक्सामेथासोन है जो ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी? आरडीएस की। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? ये क्वेश्चन आता है, डेक्सामेथासोन। ठीक है, डेक्सामेथासोन कैसे देंगे? डेक्सामेथासोन इसकी डोज कितनी होगी? 12 mg ही, 12 mg देंगे पर डे फॉर 2 days, 2 दिन के लिए। मतलब एक दिन में 12 mg देंगे, नेक्स्ट दिन में 12 mg देंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन को अपन 24 mg दे दें, नहीं, एक दिन में 12 mg देंगे, नेक्स्ट डे में 12 mg देंगे। कौन से रूट से देंगे अपन?
आईएम रूट से देंगे। ठीक है, कौन से रूट से देंगे? आईएम रूट से देंगे। ठीक है, ये तो हो गया ड्रग ऑफ चॉइस किसका? आरडीएस का। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या हुआ? डेक्सामेथासोन। सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? बीटामेथासोन। बीटामेथासोन भी किसी मात्रा, कौन सी मात्रा में लगेगी या फिर कोई क्या डोज होगा इसका? वही डोज होगा 12 mg पर डे फॉर 2 days। रूट कौन सा होगा? आईएम। ठीक है, डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। अब ये यही देना क्यों जरूरी है वो भी अपन देखेंगे। उससे पहले अपन ने क्या किया है, अभी क्या देखा है अपन ने? प्रिवेंशन में अपने को देखना है यदि किसी फीमेल के अंदर प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो रहे हैं, यदि किसी फीमेल के अंदर प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो रहे हैं तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? उस फीमेल को इंजेक्शन लगाएंगे डेक्सामेथासोन का। और डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन क्यों लगाएंगे? ताकि ये डिजीज प्रिवेंट हो सके। तो डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे, किस डोज में लगाएंगे? 12 mg पर डे के अकॉर्डिंग लगाएंगे, 2 दिन तक लगाएंगे। किस रूट से लगाएंगे? आईएम। सेम ऐसे ही लगाएंगे क्या? बीटामेथासोन की। दोनों नहीं लगानी है, एक ही लगानी है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डेक्सामेथासोन। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस डेक्सामेथासोन और सेकंड बीटामेथासोन। अब अपने को देखना है कि ये रामायण हुई कैसे। ये स्टेरॉइड अपन ने शुरुआती जो पिछली क्लास थी उसमें भी देखा था कि कैसे होता है ये। आप जानते हैं कि डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। ठीक है, और स्टेरॉइड क्या करता है? जो एल्वियोलर टाइप 2 सेल होती है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, एल्वियोलर टाइप 2 सेल होती है उसको क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है। तो मतलब क्या हुआ इसके अंदर? जो स्टेरॉइड है वो स्टेरॉइड कहां पर जाएगा? किसको स्टिमुलेट करता है? ये स्टेरॉइड स्टिमुलेट करता है टाइप 2 सेल को, एल्वियोलर टाइप 2 सेल को। एल्वियोलर टाइप 2 सेल को या फिर न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। और स्टिमुलेट करेगा तो फिर क्या बनेगा? सर्फेक्टेंट का निर्माण होगा। ठीक है, नॉर्मली स्टेरॉइड कहां से आता है? नॉर्मली किडनी से आता है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड से आता है। एड्रिनल ग्लैंड से मतलब एड्रिनल कोर्टेक्स से आता है। लेकिन अपन बाहर से दे रहे हैं तो ये बाहर से जो स्टेरॉइड होगा माँ के अंदर, बच्चे के अंदर तो लगाएंगे नहीं, माँ के अंदर लगाएंगे आईएम रूट से। तो माँ के सर्कुलेशन में जाएगा, ये माँ के सर्कुलेशन में जाएगा तो फिर वो कहां पर जाएगा? प्लेसेंटा में जाएगा। प्लेसेंटा के थ्रू कहां पर जाएगा? फीटस में जाएगा। और फीटस में जाके क्या करेगा वो? ये स्टेरॉइड जो टाइप 2 सेल है, एल्वियोलर टाइप 2 सेल है, उनको बोलेगा कि आप काम करो, उनको स्टिमुलेट करेगा और सर्फेक्टेंट का आप निर्माण करवाओ, ये बोलेगा। क्या थी ये रामायण? जैसे ही माँ को स्टेरॉइड लगाया, स्टेरॉइड माँ के ब्लड सर्कुलेशन में गया, माँ के ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए वो प्लेसेंटा के थ्रू होते हुए फीटस में पहुंच गया। अब फीटस में जाके उसने काम कहां पर किया? टाइप 2 सेल, एल्वियोलर टाइप 2 सेल के पास गया और उनको बोलता है, उनको स्टिमुलेट करता है कि आप सर्फेक्टेंट का निर्माण करवाओ। ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। तो ये टॉपिक था अपना आरडीएस। और आरडीएस के अंदर अपन ने क्या देखा? इसकी डेफिनेशन देखी और सर्फेक्टेंट पे कई क्वेश्चन आते हैं, उस सर्फेक्टेंट के बारे में देखा। इसके अलावा अपन ने रिस्क फैक्टर देखे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा, डायग्नोसिस देखा और इसका मैनेजमेंट, और इसके अलावा मैनेजमेंट के अलावा प्रिवेंशन देखा अपन ने। तो ये था रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नेक्स्ट डिजीज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।